हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्जाम ट्यूटर में। आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस गोल्डबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस गोल्डबर्ग। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो इस वीडियो में कवर करेंगे। नैतिकता के सिद्धांत से रिलेटेड कौन कौन से लेवल और कौन कौन सी स्टेजेस दी थी गोल्डबर्ग ने, उन सबको समझेंगे। ये टॉपिक टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद एग्जाम में शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका आप आंसर नहीं कर पाओगे, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लॉरेंस गोल्डबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। लॉरेंस गोल्डबर्ग जो है ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब नैतिकता क्या होती है? जिससे हमें सही और गलत की पहचान हो सके वो होती है नैतिकता, जिसको बच्चा अपने समाज से एक्वायर करता है। ये बाय बर्थ नहीं होती, इसको समाज से सीखा जाता है। गोल्डबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत जो है इसको सार्वभौमिक सिद्धांत भी कहा जाता है या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वभौमिक सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो गोल्डबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहा जाता है। गोल्डबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। गोल्डबर्ग के अनुसार बच्चे में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नैतिकता का विकास है गोल्डबर्ग के अनुसार वो जन्मजात नहीं होता बल्कि समाज के द्वारा होता है। अब आगे देख लेते हैं नैतिकता या मोरालिटी। अब मोरालिटी क्या होती है? यह वह गुण है जिससे हमें सही गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता की पहचान करता है। तो यह कौन सा गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है? तो इसे कहा जाता है नैतिकता या मोरालिटी। और सामाजिक परिवेश से, अपने समाज में रह करके बच्चा नैतिकता और अनैतिकता की पहचान करता है। ये बाय बर्थ नहीं होती, यानी कि जन्मजात नहीं होती। बच्चा धीरे धीरे समाज में रह करके नैतिकता और अनैतिकता की पहचान करता है। अब देखिए, लॉरेंस गोल्डबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत को देने के लिए या प्रतिपादित करने के लिए बच्चों को एक कहानी के द्वारा समझाया या एक कहानी सुनाई। उसके बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे। उनके आधार पर जो उन्होंने आंसर किए बच्चों ने, उसके आधार पर कुछ स्टेजेस या कुछ लेवल्स दिए गोल्डबर्ग ने अपने सिद्धांत में। तो उस कहानी को एक बार देख लेते हैं। उसे कहा जाता है हिंज की कहानी। अब ये हिंज की कहानी क्या थी? देखिए, यूरोप में एक हिंज नाम का व्यक्ति था जिसकी वाइफ बीमार थी। तो डॉक्टर ने हिंज को एक दवाई लाने को कहा कि अगर वो दवाई मिलती है तो आपकी वाइफ की जान बच जाएगी, और अगर वो दवाई नहीं मिलती है तो आपकी वाइफ की जान नहीं बच पाएगी। तो वो जो दवाई थी वो एक ही व्यक्ति के पास थी जिसने उस दवाई को बनाया था या इन्वेंट किया था। अब हिंज उस व्यक्ति के पास जाता है और वो दवाई देने के लिए कहता है। तो वो जो आदमी है उस दवाई को देने के लिए मना कर देता है कि ये दवाई तो काफ़ी महंगी है और मैंने इतने सालों की मेहनत से इसको बनाया है, इसमें इन्वेस्ट किया है, मैं ये दवाई तुम्हें नहीं दे सकता। हिंज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस दवाई को खरीद सकता। उसने सोचा कि अगर दवाई नहीं मिली तो उसकी बीवी मर जाएगी। तो हिंज क्या करता है कि उस दवाई को चुरा लेता है और अपनी बीवी की जान बचा लेता है। तो ये थी हिंज की कहानी। इसी पर आधारित है गोल्डबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हिंज ने दवाई की चोरी करके ठीक किया, उसका ये डिसीजन ठीक था या गलत था, उसका ये कार्य नैतिक था या अनैतिक। तो देखिए, इसी के बेस पर ये गोल्डबर्ग का जो है ये सिद्धांत है जो बच्चों ने आंसर्स किए। अब नैतिकता के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा। अब इसमें क्या होता है? जब व्यक्ति सही और गलत के बीच डिसीजन नहीं ले पाता उसे कहा जाता है नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा। जैसे हिंज अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी और अगर चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। तो ये होती है नैतिक दुविधा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, सही और गलत की पहचान नहीं होती, उसे कहा जाता है मोरल डिलेमा।
दूसरा है नैतिक तर्कना या मोरल रीजनिंग। सही और गलत का डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। देखिए, जब सही और गलत का डिसीजन लेने में जो शामिल तर्क होते हैं, यानी कि रीजनिंग जो होती है कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा, तो इस तरीके की जो तर्क होते हैं वो किस में आते हैं? मोरल रीजनिंग में आते हैं, जिसमें से एक को चुना जाता है, सही और गलत में से एक को चुना जाता है। जैसे हिंज की जो कहानी थी उसमें हिंज ने चोरी को चुना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कोलबर्ग ने सभी बच्चों के जो अलग अलग तर्क थे उनके आधार पर जो सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत, उनको 3 अवस्थाओं में बांटा और 6 चरणों में बांटा। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल जो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है, परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल लेवल जो कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है, उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ये 13 वर्ष से अधिक की आयु में होता है। अब देखिए, जो 3 स्तर हैं इनको 2-2 स्टेजेस में बांटा गया है। 2 स्टेज पहले वाले में है, प्री कन्वेंशनल लेवल में है, 2 स्टेज परंपरागत स्तर में है यानी कि कन्वेंशनल लेवल में है, और 2 स्टेज किस में है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में है। तो याद रखेंगे, लेवल कितने हैं? 3 हैं, और स्टेजेस कितनी हैं? स्टेजेस हैं 6। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में कितने स्तर हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्तर कितने हैं? 3 हैं, यानी कि लेवल 3 है, और स्टेजेस कितनी हैं? 6 हैं, याद रखेंगे। अब देखिए, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के जो लेवल्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला है पूर्व पारंपरिक चरण या प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है 4 से 10 वर्ष की आयु में। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी कि बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक जो तर्कना है दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। देखिए, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसमें नैतिकता शून्य होती है, यानी कि बच्चों को सही और गलत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, और जो मोरालिटी है ये शून्य होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग किस लेवल में नैतिकता या मोरालिटी शून्य होती है, तो पूर्व पारंपरिक चरण या प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो नैतिकता है ये शून्य होती है। देखिए, आप ये जो हिंदी में जो वर्ड्स हैं ये याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इसको इंग्लिश में याद करें, क्योंकि इंग्लिश में ये थोड़े आसान हैं, राइट। तो याद रखेंगे, 4 से 10 वर्ष की आयु में प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, इसमें मोरालिटी शून्य होती है। बच्चे को नहीं पता होता सही गलत के बारे में। बच्चा किसी को भी, मतलब अपनी मम्मी को भी थप्पड़ लगा देता है, पापा को भी थप्पड़ लगा देता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि ये मुझे नहीं करना है, ये सही नहीं है। अब देखिए, इसमें 2 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो स्टेज है वो है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता या पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें देखिए क्या होता है कि बच्चा पनिशमेंट के डर से मोरालिटी को फॉलो करता है। अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। बच्चे ने सोचा कि अगर हिंज ने चोरी की तो वह चोरी करेगा, अगर हिंज ने चोरी की या वो चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। देखिए, ये 2 बार टाइप हो गया कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो सिर्फ मोरालिटी फॉलो किसकी वजह से की जा रही है? पनिशमेंट के डर से। अगर मैं पेंसिल तोड़ूंगा तो मुझे मम्मी से डांट पड़ेगी, या मैं कांच तोड़ूंगा तो मुझे मम्मी से डांट पड़ेगी। इस तरीके के पनिशमेंट के डर से ये फॉलो करता है मोरालिटी को, यानी कि सही कामों को करता है सिर्फ पनिशमेंट की वजह से। क्योंकि 4 से 10 वर्ष के बच्चे को कितनी ही सही गलत की पहचान होती है, वो छोटा है अभी, उसको इतनी जानकारी नहीं है सही और गलत की। और इसकी दूसरी स्टेज है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता या फिर इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। विनियम या अदला बदली का भाव। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा बच्चा वैसा ही खुद भी करेगा। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? इसको टिट फॉर टैट भी कहा जाता है, कि जैसा बच्चे के साथ व्यवहार किया जाएगा वो भी बदले में वैसा ही करेगा। अगर किसी ने उसकी पेंसिल तोड़ी है तो वो भी दूसरे की पेंसिल तोड़ेगा। अगर किसी ने उसका टिफ़िन चुराया है तो वो भी उसका टिफ़िन चुराएगा। किसी ने उसकी बुक फाड़ी है तो वो भी उसकी बुक फाड़ेगा। तो बराबर हिसाब हो जाता है। तो ये कहलाती है टिट फॉर टैट या जैसे को तैसा। कौन सी स्टेज है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो 2 हो गई। एक इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन
फर्स्ट वाली थी पनिशमेंट, ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, याद रखेंगे। अब आता है सेकंड लेवल, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पारंपरिक चरण। ये 10 से 13 वर्ष की आयु में होता है, इसको कन्वेंशनल लेवल भी कहा जाता है। इस अवस्था को भी 2 स्टेज में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चे ऐसी कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के सामने अच्छे बने रहें, कि अगर हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो हम अच्छा बनेंगे घर में या रिश्तेदारों की नज़रों में, तो हमारी इज्जत बनेगी। तो इस तरीके से इस स्टेज में जो बच्चे हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की कोशिश करते हैं। दूसरी स्टेज है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान होता है इस अवस्था में, कानून का पालन करना, जैसे चोरी करना पाप है तो दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी हिंज को, ऐसा इस स्टेज में बच्चे आंसर करते हैं। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे इस स्टेज का क्या होता है कि बच्चों को जैसा बताया गया है कि ऐसा करना गलत है तो उसी तरीके की चीज़ें फॉलो करता है। जैसे अगर रेड लाइट को क्रॉस करना गलत बात है तो वो उसको फॉलो करता है, उसको सही इतना नहीं पता कि अगर किसी की जान बचाई जा सकती है रेड लाइट क्रॉस करने पे, तो वो उसको नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ इस स्टेज में सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान दिखाता है या कानून का पालन करता है, जैसा उसको कहा गया है या उसको जैसा बताया गया है लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसी तरीके के वो काम करता है इस स्टेज में। तो पहली हो गई गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन और दूसरी हो गई लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है थर्ड लेवल है उत्तर पारंपरिक चरण या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 13 वर्ष से ऊपर की जो स्टेज होती है ये उसमें है। इसमें नैतिकता खुद से डिसाइड करता है, इसमें बच्चा तो नहीं रहता, किशोर हो जाता है, क्योंकि ये 13 से ऊपर की जो स्टेज होती है 13 वर्ष से ऊपर की, उसमें किशोर हो जाता है, ये एडोलसेंस में आती है। मोरालिटी सबसे हाई होती है इस स्टेज में। इसमें निर्णय खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए क्या सही है और क्या गलत। देखिए जो सेकंड वाली स्टेज थी यानी कि कन्वेंशनल लेवल, उसमें क्या था कि जो बच्चा है वो समाज के हिसाब से डिसीज़न लेता था। इसमें जो डिसीज़न है जो एडल्सेंस स्टेज में बच्चे जो हैं या किशोर जो हैं समाज के जरिए जो नियम है कानून है उनको फॉलो नहीं करते, अपने डिसीज़न खुद से बनाते हैं, राइट। तो इस अवस्था को भी 2 स्टेजेस में बांटा गया है। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेस हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस करता है कि इसमें बच्चा नहीं रहता, क्योंकि 13 से आगे की जो स्टेज होती है, 13 वर्ष से आगे की जो आयु होती है उसमें एडोलसेंस स्टेज में आ जाता है बच्चा, तो इसको किशोर कह सकते हैं। कानून और नियमों का लचीलापन रहता है इस स्टेज में। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बच सकती है तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। देखिए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में क्या होता है कि किशोर अपने हिसाब से नियम बनाता है, यानी कानून और नियमों का लचीलापन रहता है। कानून को फॉलो तो करेगा, किंतु अगर उससे किसी का नुकसान होता है तो उस नियम को तोड़ने की जो कैपेबिलिटी है, योग्यता है, वो इस स्टेज में रखते हैं किशोर। यानी कि इसका एक एग्जाम्पल है जैसे अगर किसी नियम जैसे रेड लाइट तोड़ने से अगर किसी की जान बच सकती है, कोई एक्सीडेंट होने से बच सकता है, तो उस नियम को किशोर तोड़ देते हैं या तोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं ये कौन सी स्टेज में आते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में आते हैं। दूसरी स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसी के बेस पर इस सिद्धांत को, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल या सार्वभौमिकता का सिद्धांत। इसमें स्वयं नियम बनाना, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए नहीं, दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। देखिए जो मोरालिटी है इस स्टेज में हाई लेवल पर होती है, यानी कि दूसरों के हितों का ध्यान ज़्यादा रखता है किशोर इसमें। जैसे
देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे हमारे जो देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, जैसे कि भगत सिंह हो गए, उन्होंने अपने देश के हित के लिए या अपने देश के लोगों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। तो ये आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता के अंतर्गत, क्योंकि इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। जो भगत सिंह थे उनको उनके घर वालों ने मना भी किया होगा, क्योंकि इस एज में, जिस एज में वो थे और उस टाइम वो फांसी पर झूल गए, तो वो उनके लायक, उनके काम नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको उस टाइम पर बहुत मना किया होगा। किंतु उन्होंने अपने अनुसार काम किया, जो उन्हें ठीक लगा, अपनी मोरालिटी के अकॉर्डिंग जो उन्हें सही लगा वो उन्होंने किया। उन्होंने अपने देश का हित देखा कि मेरे देश का हित सबसे पहले है, तो अपने देश के हित के लिए वो अपनी जान पर भी खेल गए। तो ये किसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ओरिएंटेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं लॉरेंस कोलबर्ग की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसका, और इनकी जो सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं वो किसने की हैं? उनकी जो स्टूडेंट थी कैरोल गिलिगन ने इस सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है और स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरा, स्त्रियों और पुरुषों की नैतिक तर्कणा में कल्चर के डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा तर्क उन्होंने दिया कि कोलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि पुरुषों की जो नैतिकता है उनका आधार न्याय होता है, यानी जस्टिस होता है। यानी जो पुरुष हैं वो अपनी नैतिकता किस बेस पे दिखाते हैं? न्याय के आधार पर दिखाते हैं। और जो स्त्रियां हैं वो अपनी नैतिकता का आधार किस बेस पे दिखाती हैं? वो दिखाती हैं केयर के आधार पर या देखभाल के आधार पर। दूसरा, स्त्रियों और पुरुषों की नैतिक तर्कणा में कल्चर के जो डिफरेंसेस हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई कोलबर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट था उसमें महिलाओं को कम प्राथमिकता दी गई। राइट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड टर्म्स, मोरल डिलेमा, मोरल रीजनिंग को पढ़ा। उसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस को स्टडी किया। उसके बाद कोलबर्ग के इस प्रिंसिपल से जुड़े क्रिटिसिज्म को देखा। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।